नमस्कार। डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट 3 का जो पेपर है ज्योग्राफी ऑफ एशिया, उसका हम अध्ययन कर रहे थे और पिछले वाले लेक्चर में हम अपवाह तंत्र का अध्ययन प्रारंभ किया था कि किस प्रकार से एशिया में के अपवाह तंत्र को हमने 5 प्रमुख भागों में बांटा है और ये किस आधार पर है कि नदियों का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है और वो कौन सी महासागरों में जाकर, समुद्र में जाकर गिरती हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो कल हमने देखा था प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बारे में देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और इन क्षेत्रों में जाकर, इन समुद्रों में जाकर, महासागरों में जाकर समाहित हो जाती है। और ये जो नदियाँ हैं ये किस प्रकार से हिमालय के पर्वत क्रम से निकलने के कारण वर्ष पर्यंत इनमें अच्छी पानी की मात्रा भी रहती है कुछ नदियों में, और विशाल मैदानों की भी ये रचना करती है। आज हम इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है आर्कटिक महासागरीय प्रवाह क्षेत्र। तो एशिया के उत्तरी भाग में स्थित ये बहुत बड़ा अपवाह क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो मध्यवर्तीय उच्च और गर्म प्रदेशों से निकलकर एशिया के विशाल उत्तरी मैदानों में बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। अभी हमने जो पढ़ा वो पूर्व का प्रशांत महासागर का क्षेत्र पढ़ा, दक्षिण का हिंद महासागर का क्षेत्र पढ़ा। अब ये उत्तरी भारत का, उत्तरी एशिया का अपवाह क्षेत्र है जो कि आर्कटिक महासागर में गिरता है। तो ये जो नदियां हैं ये विशाल मैदानों की रचना करती हुई उत्तरी आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आर्कटिक सागर के वर्ष के अधिकांश समय में क्या होता है कि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। क्यों बर्फ़ जमी रहती है? क्योंकि ये उत्तरी अक्षांशों में है और यहाँ की प्राकृतिक अवस्था, यहाँ की जलवायु ऐसी है कि ये इसके जो तट हैं वो अधिकांश समय जमे रहते हैं और इसी कारण इस क्षेत्र की नदियाँ अपने मुहानों पर गिरने से पहले दोनों किनारों पर फैल जाती हैं। फ्लो उसका थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा फ्लैट लैंड है, इसलिए यहाँ पर ये फैल जाती हैं, जिससे नदियों के बेसिन और समुद्री भागों के निकट विशाल विस्तृत दलदलों की रचना होती है। पानी बना रहता है, टेम्परेचर है नहीं, पानी सूखता नहीं है, तो यहाँ पर दलदल बन जाते हैं। दलदली भाग शीत ऋतु में बर्फ़ जम जाने के कारण यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है इन क्षेत्रों में भी, और इस वजह से क्या होता है, इनका कोई बहुत आर्थिक प्रयोग हम नहीं कर पाते, आर्थिक प्रयोग नहीं हो पाता है क्योंकि ये जमी हुई अवस्था में चली जाती है। आर्कटिक महासागर वर्ष के अधिकांश समय यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र का उतना अधिक महत्व नहीं है। यहाँ पर जो मेन नदियाँ हैं वो ओब, येनिसी और लीना, ये बड़ी नदियाँ हैं संसार की, और आप मैप में इनको ज़रूर देखिएगा, इनकी लोकेशन को ज़रूर देखिएगा, जिसमें आप इनकी लंबाई देखिए, कितने बड़े क्षेत्र में ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। ओब नदी 3880 किलोमीटर, येनिसी 3354 किलोमीटर और लीना 4220 किलोमीटर के क्षेत्र में बह रही है। ये कंपैरेटिवली फ्लैट लैंड है, इसलिए ये बहुत फैली हुई अवस्था में फ़्लो कर रही हैं और इसमें, इस क्षेत्र में यहाँ पर इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं और वो ही ढाल कम होने के कारण ये एक तरह से एक वृक्षीय अपवाह प्रणाली के तहत रहती है। मतलब इसका जो आकार है वो वृक्ष की जड़ों की तरह फैला हुआ होता है और ये जो नदियाँ हैं ये ज़्यादातर हिम के प्रभाव में रहती हैं। फिर हम बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र की। तो अगर हम एशिया का देखें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो मध्य भाग में अपवाह तंत्र जो है, अपवाह क्षेत्र जो है पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूरब में मंचूरिया तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व वर्षा और बर्फ़ पिघलने के ऊपर ही डिपेंड करता है। वर्षा होने और बर्फ़ पिघलने से जब इनको अगर सफिशिएंट वाटर मिल जाता है तो ये नदियाँ बहकर झीलों और आंतरिक महासागरों में गिरती है। परंतु यदि किसी कारण से जल की आवक कम होती है, बारिश नहीं होती या और कोई कारण होता है, तो इसमें जल की मात्रा में कमी आ जाती है,
और ये एशिया के शुष्क रेतीले भागों में सूख कर ही विलीन हो जाती है, मतलब इसका कोई वैसा फ्लो नहीं रहता है और ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार के अपवाह क्षेत्र की नदियाँ बहुत कम महत्व रखती हैं, क्योंकि उन पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख इस प्रकार की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें आमू दरिया और सरदरिया जो अरल सागर में गिरती हैं, इसके अतिरिक्त इली, चू, तारिम, खोदान हैं जो बालकश झील और लॉपनोर झील में गिरती हैं। इस अपवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं उनसे ज़्यादा महत्व उस क्षेत्र की झीलों का है, और इसमें 3 प्रमुख जो झीलें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर, अरल सागर और बालकश झीलें। ये जो है ये अपवाह क्षेत्र का विस्तार एशिया के 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पे है। इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। यहाँ की स्थिति और यहाँ की नदियों के प्रवाह क्षेत्र जो है या नदियों में जो जल की आवक है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होने की वजह से क्या रिज़ल्ट रहता है कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी ना तो ये कृषि में काम आ सकती हैं, ना आंतरिक प्रवाह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ना इसके आधार पर कोई आर्थिक क्रियाएं यहाँ पर विकसित हो पाती हैं। तो उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि हम इसका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं मानते हैं। ये कई चीज़ों पे डिपेंड करने की वजह से यहाँ पर स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं रहती हैं। फिर हम बात करते हैं जो इसका अंतिम भाग है, भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं। अगर आप एशिया महाद्वीप के पश्चिम की तरफ देखेंगे मानचित्र में तो आपको भूमध्य सागर नज़र आएगा। यह भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित देशों की जो नदियां हैं वो आकर इस क्षेत्र में, इस महासागर में, भूमध्य सागर में गिरती है। इस जल प्रवाह क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं है, केवल टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन और साइप्रस इन देशों तक ही सीमित है। ये देश भी अपने आप में बहुत छोटे देश हैं। ये इस जल प्रवाह क्षेत्र का एशिया की जल प्रवाह प्रणाली में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र और प्रभाव दोनों ही काफ़ी कम है, क्योंकि आर्मीनिया की गांठ से भूमध्य सागर के में केवल थोड़े ही क्षेत्र में इस प्रकार का संपर्क रहता है। इस क्षेत्र में कोई बहुत विशाल नदी नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं जो भूमध्य सागर में गिरती हैं, और ये नदियां भी ऐसी हैं कि जिनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। यहाँ पर टर्की से जो नदी निकलती है उसका नाम मनीसा और पैंडरस नदियाँ हैं, और सीरिया से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ओरेंटेस नामक उसका नाम है, वो भी भूमध्य सागर में गिरती है। तो अगर हम अपवाह की दृष्टि से देखें तो एशिया में प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये सबसे अधिक महत्व वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियों में साल भर पानी है अधिकांश नदियों में, और यहाँ के इन क्षेत्रों की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बड़ी मात्रा में इन्हीं नदियों के किनारों पर, इन्हीं नदियों के प्रवाह क्षेत्र में विकसित हैं। अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, अधिक अच्छी मात्रा में कृषि होती है, कंपैरेटिवली उपजाऊ क्षेत्र है। नदियों की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को क्या है और भी ज़्यादा विशाल बना देती है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती है। हम अगर हिमालय पर्वतक्रम की बात करेंगे या सिंधु नदी की क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, हिमानीकृत क्षेत्र से निकलती हैं, तो उनमें साल भर वैसे ही पानी भरा रहता है। और हम देखेंगे कि बहुत सारी जो सभ्यताएं पनपी वो इन्हीं नदियों के क्षेत्रों में पनपी है, और सांस्कृतिक विकास भी इन क्षेत्रों में बहुत जल्दी हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि एशिया का जो अधिकांश जो आर्थिक उपयोग है जिन नदियों का, वो नदियाँ ज़्यादातर वो नदियाँ हैं जो कि प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र में या हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र में आती हैं। आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र की क्या समस्या है कि वहाँ पे भी ओब, येनिसी और लीना बहुत विशाल नदियाँ हैं, परंतु उनके मुहानों पे बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ पर कोई अच्छा बंदरगाह नहीं है, वहाँ का मौसम इतना अच्छा नहीं है कि बहुत पॉपुलेशन वहाँ पे रहे, कृषि कार्य वहाँ पे संभव नहीं हो पाता है। बड़े क्षेत्र में दलदली अवस्थाएं पाई जाती है,
तो इन ऑल ये सारे फैक्टर्स होने का क्या रिज़ल्ट रहता है कि वहाँ पर ओब यानी सी लीना नदी के क्षेत्र में भी कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक कार्य नहीं हो पाते हैं, और इसलिए इस क्षेत्र को भी बहुत प्रोडक्टिव एरिया हमने नहीं माना है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की हमने बात की, यहाँ पर नदियाँ हैं जो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, वर्षा की मात्रा पे डिपेंड करती हैं। अगर अच्छी वर्षा हो जाती है तो उनमें फ़्लो ठीक रहता है, अदरवाइज़ वो शुष्क स्थानों पर खुद ही ड्राई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर कैस्पियन, अरल और बाल्कस झीलें जो हैं वो ज़रूर एक महत्वपूर्ण झीलें हैं, परंतु इनका भी कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं है। ये भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को करने की क्षमता नहीं रखती है। तो ये क्षेत्र भी जो है वो आर्थिक दृष्टि से हम देखें, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार जो भूमध्य सागरीय का अपवाह क्षेत्र है वो भी अत्यंत सीमित क्षेत्र में है, वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी विशाल नदी नहीं है, इस कारण इस क्षेत्र का भी कोई बहुत आर्थिक महत्व नहीं है। तो अगर हम देखें तो एशिया का अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ पर जितना भी आर्थिक आधार है मात्र प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र और हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, इन्हीं के ऊपर वो पूरा डिपेंड करता है। तो ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो गया है, और आप इसमें देखिए कि जो मैप है उस पर अच्छी तरह से इनको डालिए, नदियों की स्थिति को डालिए। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसमें से बहुत सवाल आएंगे। प्रशांत महासागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इनकी लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको बहुत इजीली चीज़ें याद हो जाएं कि हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये आपको इससे बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, और मैप पे भी इन चीज़ों को डालने की प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में मैप में भी इस पे प्रश्न आते रहते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, ऐसे टाइप में भी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसका अध्ययन कीजिए, मानचित्र का प्रयोग करते हुए अध्ययन कीजिए, और साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों को एक टेबल के रूप में भी आप अपने पास बना के रख लीजिए, जिससे आप ये नाम जो हैं इससे आप निरंतर फैमिलियर होते रहें और आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसका आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, साथ ही साथ मानचित्र पर भी इनकी मार्किंग करते जाइए। ये सारे चैप्टर्स एक बार अगर हम ध्यान से पढ़ सुन लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एशिया के बारे में हम ऑलरेडी बहुत जानते हैं, हम भारत में निवास करते हैं, एशिया के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता है, तो हमें इतने इसके अध्ययन में कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु ये है कि मैप का